हम लोग पिछले क्लास में बातें कर रहे थे और सिकंदर लोदी के बारे में बातें कर रहे थे। सिकंदर लोदी के शासनकाल में क्या क्या हुआ इसके बारे में हम लोग बातें कर रहे थे। सिकंदर लोदी के शासनकाल में हमने बातें किया था कि सिकंदर लोदी ने धर्म के व्यवस्था में भी धार्मिक सहिष्णुता का परिचय दिया। धार्मिक सहिष्णुता वह केवल हिंदुओं के लिए ही नहीं दिखाया, केवल हिंदू मंदिरों को ही नहीं तोड़ा, बल्कि वह किसको ध्वस्त करने का काम किया, बल्कि वह एक तरह से ध्वस्त करने का काम किया। और किसको? इस्लाम के कानूनों को भी, क्योंकि उसने तजिया निकालने, मुहर्रम निकालने, महिलाओं को मजार पे जाने, इन सभी प्रथाओं का प्रतिबंध करने का काम किया, सभी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाने का काम किया। आगे हमने बातें किया था सिकंदर लोदी के शिक्षा और साहित्य के बारे में। पिन डाल लेते हैं सिकंदर लोदी के शिक्षा एवं साहित्य। कल हमने बातें किया था सिकंदर लोदी ने गुलरुखी उपनाम से कविताएं भी लिखा करता था। सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से कविताएं भी लिखा करता था और किस भाषा में लिखा करता था? फारसी भाषा में लिखा करता था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गुलरुखी उपनाम से फारसी भाषा में कविताएं कौन लिखा करता था, तो उसका एक लाइन में आंसर है सिकंदर लोदी। एक लाइन में आंसर क्या है? सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से फारसी भाषा में कविताएं लिखा करता था। आगे नोट कर लें, ये कल लिख लिया था ना पूरा, आगे नोट कर लें। सिकंदर लोदी विद्वानों का सम्मान करता था। सिकंदर लोदी विद्वानों का सम्मान करता था तथा उन्हें संरक्षण प्रदान किया करता था, तथा उन्हें संरक्षण प्रदान किया करता था, प्रदान किया करता था। आगे नोट कर ले। प्रत्येक रात उसके पास प्रत्येक रात उसके पास रात उसके पास 70 विद्वान निवास करते थे। 70 विद्वान निवास करते थे जो उससे विभिन्न प्रकार की चर्चाएं किया करते थे, विभिन्न प्रकार की चर्चाएं किया करते थे। विभिन्न प्रकार की चर्चाएं किया करते थे। चर्चाएं किया करते थे। आगे नोट कर ले स्टार बना के। मुस्लिम शिक्षा में सुधार के लिए उसने मुस्लिम शिक्षा में सुधार के लिए उसने शेख अब्दुल्ला और शेख अजीमुल्ला को शेख अब्दुल्ला और शेख अजीमुल्ला को दिल्ली आमंत्रित किया था। दिल्ली किया था। शेख अब्दुल्ला को, शेख अजीमुल्ला को दिल्ली आमंत्रित किया था।
आगे नोट कर लें। फिरोज तुगलक की भांति, फिरोज शाह तुगलक की भांति, फिरोज शाह तुगलक की भांति सिकंदर लोधी भी मुस्लिम विधवाओं की, सिकंदर लोधी भी मुस्लिम विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु दहेज का प्रबंध किया था, विवाह हेतु दहेज का प्रबंध किया था। यानी कि यहां पे जैसे फिरोज शाह तुगलक ने मुस्लिम लड़कियों के विवाह के लिए खर्च देने का ऐलान किया था, ठीक है उसी तरह इसने भी मुस्लिम लड़कियों के खर्च के लिए एक तरह से धन उपलब्ध कराया ताकि उनका विवाह हो सके, ताकि उनका विवाह हो सके। इसके लिए धन उपलब्ध कराने का काम किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने, और आगे चलकर सिकंदर लोदी ने। आगे नोट कर ले स्टार मार्क है। सिकंदर लोदी ने संस्कृत के कई ग्रंथों का, सिकंदर लोदी ने संस्कृत के कई ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया। फारसी भाषा में अनुवाद करवाया। कई ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया। ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया। आगे नोट कर लें। अब यहां पे देखें, जो संस्कृत में एक औषधि शास्त्र की पुस्तक थी, उसका फारसी भाषा में इसने अनुवाद करवाया और उसका नाम रखा तिबे सिकंदरी। उसका नाम क्या रखा? तिबे सिकंदरी नाम रखा। एक औषधि शास्त्र की पुस्तक थी, इसने मीर भुआ के सहयोग से उसे फारसी में कन्वर्जन कराया और उसका नाम दिया तिबे सिकंदरी। एक क्वेश्चन आपको मिला कि तिबे सिकंदरी का विषय क्या था? औषधि शास्त्र था। किसने ट्रांसलेट किया था? मीर भुआ ने। मीर भुआ के द्वारा इसे संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया गया था। ये नोट कर ले। तिबे सिकंदरी, तिबे सिकंदरी को सिकंदर लोदी के वजीर मियां भुआ ने, मियां भुआ ने मियां भुआ ने संस्कृत भाषा के औषधि शास्त्र को, संस्कृत भाषा के औषधि शास्त्र को तिबे ए सिकंदरी के नाम से अनुवाद किया था। तिबे ए सिकंदरी के नाम से अनुवाद किया था। तो एक क्वेश्चन आपको मिला कि तिबे सिकंदरी का अनुवाद किसके शासन काल में हुआ? सिकंदर लोदी के शासन काल में। तिबे सिकंदरी क्या था? इसका विषय क्या था? औषधि शास्त्र इसका विषय था। दूसरा हमने बात किया तिबे सिकंदरी से कि इसकी अनुवाद किसने किया था? मियां भुआ ने। जैसे इस बार पीसीएस में क्वेश्चन आया था कि
1300 संस्कृत जो पुस्तक थी उसमें से 300 संस्कृत पुस्तकों का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। हमने नाम बताया था, पीसेस प्री में आया था। ये तिब्बत सिकंदरी भी कई बार आया है, कई बार पूछा जाता है, पूछा जा सकता है। यही पर नोट कर लें। तिब्बत सिकंदरी को फरहंगे सिकंदरी के नाम से भी जाना जाता है। फरहंगे सिकंदरी के नाम से पुकारा जाता है। तिब्बत ए सिकंदरी को फरहंगे सिकंदरी के नाम से जाना जाता है। फरहंगे सिकंदरी के नाम से जाना जाता है। एक नोट कर ले। अनेक प्राचीन ग्रंथों का संग्रह, अनेक प्राचीन ग्रंथों का संग्रह और नवीन ग्रंथों की रचना, नवीन ग्रंथों की रचना सिकंदर लोदी के समय की विशेषता रही। सिकंदर लोदी के समय की विशेषता रही। अनेक प्राचीन ग्रंथों का संग्रह तथा नवीन ग्रंथों की रचना सिकंदर लोदी के समय की विशेषता रही। विशेषता रही। अब यहां पे देखें, ललित कला पर एक और संगीत पर एक आधारित पुस्तक थी, उसका भी फारसी में अनुवाद कराया और उसका नाम रखा लज्जत ए सिकंदरी। उसका नाम क्या रखा? लज्जत ए सिकंदरी नाम रखा। एक नोट कर ले। सिकंदर लोदी ने ललित कला और संगीत पर आधारित पुस्तक का फारसी में अनुवाद करवाया। फारसी में अनुवाद करवाया और उसका नाम है लज्जत सिकंदरी रखा। फारसी भाषा में अनुवाद करवाया और उसका नाम है लज्जत सिकंदरी रखा। लज्जत ए सिकंदरी रखा। तो अब यहां पे देखें, लज्जत ए सिकंदरी की सबसे बड़ी खासियत थी कि यह पहला फारसी ग्रंथ था। पहला फारसी ग्रंथ था लज्जत ए सिकंदरी। लज्जत ए सिकंदरी पहला फारसी ग्रंथ था जो संगीत पर आधारित था। संगीत को लज्जत ए सिकंदरी का विषय संगीत था। एम नोट कर लें। एम नोट कर लें। सिकंदर लोदी के दरबार में मियां ताहिर निवास करता था। सिकंदर लोदी के दरबार में मियां ताहिर निवास करता था। मियां ताहिर निवास करता था। जो विविध कलाओं, जो विविध कलाओं जो विविध कलाओं विधाओं में विविध कलाओं विधाओं में पारंगत था।
में पारंगत था। ये नोट कर ले। 1505 ईस्वी में 1505 ईस्वी में मियां भुआ के द्वारा मियां भुआ के द्वारा दिल्ली में मोठ मस्जिद का निर्माण करवाया गया। मियां भुआ के द्वारा दिल्ली में मोठ मस्जिद का निर्माण करवाया गया। दिल्ली में मोठ मस्जिद का निर्माण करवाया गया। मस्जिद का निर्माण करवाया गया, जो स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना था। स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना था। कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना था। आगे नोट कर लें। अब इस तरह देखा जाए तो सिकंदर लोदी आगरा शहर की स्थापना किया, धार्मिक कट्टरता का परिचय दिया, आगरा को राजधानी बनाया और लज्जत सिकंदरी तीबे सिकंदरी खाद्यान्न पर से चुंगी कर हटाया और लज्जत सिकंदरी फारसी भाषा में अनुवाद कराया, तीबे सिकंदरी का फारसी भाषा में अनुवाद कराया। अनुवाद विभाग भी खोल रखा था इसने, जहां पे इसे पुराने संस्कृत पुस्तकों का शौक था, इन सबको फारसी में ट्रांसलेट कराने का काम किया। इन्हें सबको फारसी भाषा में अनुवाद कराने का काम किसने किया? सिकंदर लोदी ने किया। ये नोट कर लेंगे। सिकंदर लोदी ने एक अनुवाद विभाग बना रखा था। सिकंदर लोदी ने एक अनुवाद विभाग बना रखा था, जहां पर अनुवाद विभाग बना रखा था जहां पर फारसी भाषा में संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया जाता था। फारसी भाषा में संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया जाता था। अनुवाद किया जाता था। इस तरह देखा जाए तो हमने बातें किया सिकंदर लोदी के बारे में। सिकंदर लोदी जब मरा तो मरने के बाद दिल्ली में इसका मकबरा बना और इस मकबरे में दोहरे गुंबद की व्यवस्था की गई। ये पहला ऐसा मकबरा है जिसमें गुंबद तो है लेकिन दोहरा गुंबद है। दोहरे गुंबद की व्यवस्था किसके मकबरे में मिलता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सिकंदर लोदी के मकबरे में मिलता है। ये गला रोग से पीड़ित हो गया और गला रोग से पीड़ित होने के कारण 1517 में इसकी मृत्यु हो गई और इसका मकबरा दिल्ली में बनाया गया और इसमें दोहरे गुंबद की व्यवस्था की गई। ये नोट कर लें। गले रोग से पीड़ित होने के कारण गले रोग से पीड़ित होने के कारण गले रोग से पीड़ित होने के कारण 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई।
इसे दिल्ली में दफनाया गया। इसे दिल्ली में दफनाया गया। इसके मकबरे में दोहरे गुंबद की व्यवस्था की गई है। इसके मकबरे में दोहरे गुंबद की व्यवस्था की गई है। इसके मकबरे में दोहरे गुंबद की व्यवस्था की गई है। दोहरे गुंबद की व्यवस्था की गई है। व्यवस्था की गई है। अगला देखते हैं इब्राहिम लोदी। अगला है इब्राहिम लोदी। अगला है इब्राहिम लोदी। 1517 से लेके 1526। पंद्रह सौ 17 से लेके 1526 इब्राहिम लोदी। यह लोदी वंश का अंतिम शासक था। सिकंदर के मरने के बाद उसका पुत्र था ये, उसका उत्तराधिकारी बना। ये नोट कर ले। यह सिकंदर लोदी का पुत्र था। सिकंदर लोदी का पुत्र था और उसके मरने के बाद गद्दी पर बैठा। मरने के बाद गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठा। आगे नोट कर ले। यह लोदी वंश का अंतिम शासक था। यह लोदी वंश का अंतिम शासक था। लोदी वंश का अंतिम शासक था। अब नोट कर ले। बहलोल लोदी और सिकंदर लोदी दोनों ने, बहलोल लोदी और सिकंदर लोदी दोनों ने ग्वालियर जीतने का प्रयत्न किया। दोनों ने ग्वालियर जीतने का प्रयत्न किया, किंतु वे असफल रहे। ग्वालियर जीतने का प्रयत्न किया किंतु वे असफल रहे। सिकंदर लोदी जीतकर इसे, सिकंदर लोदी जीतकर इसे, जीत कर इसे अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि करना चाहता था। अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि करना चाहता था। वृद्धि करना चाहता था। वृद्धि करना चाहता था। आगे नोट कर लें। इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर पर आक्रमण किया और वहां के शासक विक्रमाजीत ने, वहां के शासक विक्रमाजीत ने आत्मसमर्पण कर दिया।
वहां के शासक विक्रमाजीत ने आत्मसमर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया और ग्वालियर पर इब्राहिम लोदी का अधिकार हो गया, और ग्वालियर पर इब्राहिम लोदी का अधिकार हो गया। इब्राहिम लोदी का अधिकार हो गया। लोदी का अधिकार हो गया। आगे नोट कर लें, 1526 ईस्वी में ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर के साथ लड़ते हुए मारा गया। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर के साथ लड़ते हुए मारा गया, के साथ लड़ते हुए मारा गया। अगला है और वो है मेवाड़ अभियान। अगला है मेवाड़ अभियान। मेवाड़ अभियान। मेवाड़ अभियान सिसोदिया राजपूतों से लोदियों का संघर्ष है। सिसोदिया राजपूतों से लोदियों का संघर्ष है। सिकंदर लोदी के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। सिकंदर लोदी के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। अब यहां पे देखें, जो सिसोदिया राजपूत था वो था राणा सांगा। राणा सांगा, जिन्हें राणा संग्राम सिंह कहा जाता है। इब्राहिम लोदी और राणा संग्राम सिंह के बीच युद्ध की तनातनी हो गई, क्योंकि ग्वालियर राजपूताना का क्षेत्र आता था और उस राजपूताना के क्षेत्र पर किसने आक्रमण किया था? राजपूताना के क्षेत्र पर आक्रमण किया था, और वो किया था राजपूताना के क्षेत्र पर किसने आक्रमण किया था? तो उसका एक लाइन में आंसर है, राजपूताना के क्षेत्र पर सिकंदर इब्राहिम लोदी के शासनकाल में आक्रमण किया गया। राणा सांगा ने कहा कि आपको ग्वालियर पे आक्रमण नहीं करना चाहिए, ये राजपूताना का भाग है। इसी कारण दोनों के बीच में तानातनी हो गई और 1517-18 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा गया राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसे घटोली का युद्ध कहा जाता है। और इसी कारण ये अनिर्णायक युद्ध रहा और बाद में किसको आमंत्रित करने का काम किया गया? राणा सांगा और अन्य लोगों के द्वारा बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया गया। ये नोट करते हैं, दिल्ली सल्तनत और मेवाड़ के बीच मूल झगड़ा मालवा को अधिकार में लेकर था। मूल झगड़ा मालवा पर अधिकार को लेकर था। अधिकार को लेकर था। ये नोट कर ले, दिल्ली सल्तनत और मेवाड़ का झगड़ा मूल रूप से
दिल्ली सल्तनत का मतलब समझ रहे ना, इब्राहिम लोदी और मेवाड़ के बीच झगड़ा मूल रूप से मालवा पर अधिकार को लेकर था। अब इसी मालवा के अंतर्गत ग्वालियर इत्यादि आते थे, मालवा पर लेकर था। ए नोट कर लें, 1517-18 ईस्वी में खतौली नामक स्थान पर, खतौली नामक स्थान पर एक युद्ध हुआ जिसमें किसी भी पक्ष को पूर्ण विजय प्राप्त नहीं हुआ। पूर्ण विजय प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन बाद में राणा संगा ने चंदेरी पर आक्रमण कर उसे अपने अधिकार में ले लिया। चंदेरी पर आक्रमण कर उसे अपने अधिकार में ले लिया। अधिकार में ले लिया। अधिकार में ले लिया। आगे नोट कर लें, ले लिया। आगे देखते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध है और बाबर का भारत पर आक्रमण। डाल लेते हैं, बाबर का भारत पर आक्रमण और पानीपत का प्रथम युद्ध है। और पानीपत का प्रथम युद्ध है। बाबर का भारत पर आक्रमण, पानीपत का प्रथम युद्ध है। अब यहां पे देखें, इब्राहिम लोदी के विचारों से, उसके व्यवहारों से जितने भी प्रसिद्ध सरदार थे वो सब नाराज थे। जितने भी प्रसिद्ध सरदार थे वो लगभग नाराज चल रहे थे। इसीलिए यहां पे बाबर ने क्या किया, बाबर को मौका मिला। इसका जो चाचा था आलम खान लोदी, उसने बाबर को, काबुल के शासक बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। उसे लगा कि जैसे तैमूर लंग भारत आया था, जो इसका दादा का दादा था, किसके, बाबर का, उसी तरह से बाबर भी भारत में आएगा और आने के पश्चात यहां से धन लूटने के बाद वापस चला जाएगा और इब्राहिम लोदी हट जाएगा और मैं फिर शासक बन जाऊंगा। ये ख्वाब किसने पाल रखा था, आलम खां लोदी ने। इसीलिए वो बाबर को आमंत्रित किया। बाबर अब लगभग समरकंद से लेकर काबुल तक अधिकार कर ही चुका था। बाबर का टारगेट अब भारत ही था। अब भारत के तरफ है उसे विस्तार करना था। इसीलिए बाबर ने 1519 से लगातार आक्रमण करना शुरू कर दिया और 5वें आक्रमण में बाबर पूरे लाहौर पंजाब पर अधिकार करता हुआ 1526 में पहुंच गया 5वें आक्रमण में पानीपत के मैदान में। पानीपत के मैदान में पहुंच गया और उस समय देखा जाए तो इब्राहिम लोदी नवयुवक था। बाबर का मुकाबला करने के लिए
कहां पहुंच गया? पहुंच गया पानीपत के मैदान में। हरियाणा में पानीपत है, उसी मैदान में पहुंचा। पहुंचने के पश्चात बाबर पूरे टारगेट के साथ आया था। वह तोप लेकर आया था, लेकिन इधर तोप खाना उतना नहीं था। दूसरा नंबर, उसके जो तोप सजाने की विधि थी वो भी काफी महत्वपूर्ण थी। तोप सजाने की जो विधि थी वो भी काफी महत्वपूर्ण थी, इसीलिए तोपखाना को सजाकर लाने का काम किया था। तोपखाना को सजाकर लाने का काम किया था। उस्मानी पद्धति से उसने पूरी प्रक्रिया को एक तरह से फॉलो किया। जैसे उज्बेक चला करते थे, तोप चलाकर दो घोड़ों के बीच में एक तोप, जैसे फायरिंग करो फिर दोनों घोड़ों को आगे बढ़ाओ, इनको भी आगे बढ़ाओ, और इस तरह से देखा जाए तो तोप सजाने की जो विधि थी उसी को उस्मानी विधि कहा गया। और उसी विधि से ये आगे बढ़ते रहे, उसी विधि से ये आगे बढ़ते रहे। एक बार देखते हैं, एक बार नोट कर ले। इब्राहिम लोदी एक अव्यवहारिक और उदंड शासक था। अव्यवहारिक एवं उदंड शासक था, जिसके व्यवहार से उदंड शासक था, जिसके व्यवहार से उसके चाचा आलम खां लोधी नाराज रहा करते थे। एक नोट कर ले, रहा करते थे। इसीलिए बाबर से आलम खां लोधी ने सहायता मांगी। आगे नोट कर लें। बाबर अपने पांचवें आक्रमण में कहां पहुंचा? पानीपत पहुंचा। बाबर अपने पांचवें भारत आक्रमण में पानीपत पहुंचा। नोट कर लें। अब यहां पे देखें, मालवा, मेवाड़, गुजरात, जितने भी शक्तिशाली राजा थे सब चाहते थे कि इब्राहिम लोदी पराजित हो जाए। सब दर्शक बन के देख रहे थे। ये नोट कर ले। इस पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। और पहला ऐसा अवसर था जिसमें कोई शासक युद्ध क्षेत्र में मारा गया। पहला ऐसा अवसर था जिसमें कोई शासक
युद्ध क्षेत्र में मारा गया हो, जिसमें कोई शासक युद्ध क्षेत्र में मारा गया हो। अब यहां पे देखें, इब्राहिम लोदी के मरते ही दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और इस पर किसका अधिकार हो गया? इस पर अधिकार हो गया बाबर का, मुगलों का अधिकार हो गया। एक नोट कर ले, इब्राहिम लोदी के मरते ही दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया। मुगल वंश की स्थापना किया। मुगल वंश की स्थापना किया। तो इस तरह देखा जाए तो बाबर ने नवीन वंश की स्थापना कर दिया, जिसे मुगल वंश कहा जाता है। आगे नोट कर लें, इब्राहिम लोदी के मरने के पश्चात, इब्राहिम लोदी के मरने के पश्चात उसका मकबरा, उसका मकबरा पानीपत के मैदान में बाबर ने बनवाया। उसका मकबरा पानीपत के मैदान में बाबर ने बनवाया। तो इस तरह हमने बातें किया दिल्ली सल्तनत के बारे में। अब दिल्ली सल्तनत के बाद कुछ प्रांतीय राजवंश हैं, इनको भी देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत के बाद प्रांतीय राजवंश, कौन कौन से प्रांतीय राजवंश हैं, इनके बारे में भी हम बातें करते हैं। तो इन डाल लेते हैं, भारत, मध्यकालीन भारत के कुछ प्रांतीय राजवंश। कुछ प्रमुख है प्रांतीय राजवंश। प्रांतीय राजवंश, प्रांतीय राजवंश एक नोट कर लें। तैमूर के आक्रमण के पश्चात, तैमूर लंग के आक्रमण के पश्चात, आक्रमण के पश्चात दिल्ली सल्तनत का विघटन प्रारंभ हो गया। दिल्ली सल्तनत का विघटन प्रारंभ हो गया। प्रारंभ हो गया और दिल्ली के सुल्तानों की दुर्बलता का लाभ उठाकर, दिल्ली के सुल्तानों की दुर्बलता का लाभ उठाकर अनेक प्रांतीय राज्य वंशों की स्थापना की गई। अनेक प्रांतीय राज्य वंशों की स्थापना की गई। राज्य वंशों की स्थापना की गई।
जिस उत्तर भारत के राज्यों में जौनपुर, उत्तर भारत के राज्यों में जौनपुर, कश्मीर, जौनपुर, कश्मीर, कश्मीर, मालवा राजपुताना, मालवा राजपुताना, गुजरात, उड़ीसा, गुजरात, उड़ीसा, उड़ीसा, कामरूप इत्यादि प्रमुख थे। जबकि वहीं पर दक्षिण भारत में विजयनगर, दक्षिण भारत में विजयनगर, बहमनी, विजयनगर, बहमनी, माबर और खानदेश प्रमुख थे। विजयनगर, बहमनी, माबर और खानदेश प्रमुख थे। खानदेश प्रमुख थे। तो कल हम लोग बातें करेंगे जौनपुर रियासत के बारे में, जो प्रयागराज के बगल में एक रियासत है जौनपुर। इसी जौनपुर में सरकी वंश के राजाओं का शासन था। और सरकी वंश के राजाओं ने क्या क्या बनवाया, कौन अंतिम शासक था, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का भी मामला है, इसलिए क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाएगा। तो कल देखते हैं इसको।